समय आ गया है कि दिवा स्वप्न को छोड़कर अब हम अपनी पढ़ाई और कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे प्राथमिकता दें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज कांस्टेबल पेपर 2 हिंदी को टारगेट करते हुए क्षितिज भाग 2 पुस्तक के एक पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है राम ब्रिज बेनीपुरी, इससे संबंधित वे तमाम चीज़ें देखेंगे कि जो आगामी एग्जामिनेशन झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, शुरू तो हमने सोचा कि आपको एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स के ऐप के माध्यम से तैयारी कराया जाए, वैसे मित्र जो कि एस फॉर जे परिवार से जुड़े हैं और हिंदी भाषी है। परंतु अब हमने डिसाइड किया है कि तमाम क्लासेस, तमाम गद्य सेक्शन, पद्य सेक्शन या ग्रामर सेक्शन की जो लेक्चर्स आपको यूट्यूब में बिल्कुल मुफ्त में करा दी जाएगी। और अगर आप प्रैक्टिस कोर्स करना चाहते हैं या सेट्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एक दरवाज़ा खुला रहेगा। एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे कोर्स अवेलेबल रहेगा। उसके लिए आप एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको उससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको सेट मारना है, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब आइए इस वीडियो को शुरू करते हुए हम देख लेते हैं रेखा चित्र बाल गोविंद भगत से संबंधित जानकारियाँ, जिसके लेखक है राम ब्रिज बेनीपुरी। चूंकि इस रेखा चित्र यानी कि स्केच के लेखक हैं राम ब्रिज बेनीपुरी, आगे इसी वीडियो में आपको स्केच क्या होता है, रेखा चित्र क्या होता है लेखन की दृष्टि से, यह भी आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस रेखा चित्र के लेखक है राम ब्रिज बेनीपुरी, तो इनसे संबंधित बेसिक जानकारियाँ लेना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका पूरा नाम हो गया राम ब्रिज बेनीपुरी। एग्जामिनेशन में इनसे संबंधित क्या पूछा जा सकता है, तो इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को, मृत्यु 8 सितंबर 1968 को, जन्म स्थान बेनीपुर, इसीलिए इन्हें राम ब्रिज बेनीपुरी भी कहा जाता है, या इन्होंने अपने नाम में बेनीपुरी इसी वजह से जोड़ रखा है। तो बेनीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से यह संबंधित है, वहीं पे इनका जन्म हुआ। उपनाम के तौर पे इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है और कार्य के तौर पे इन्होंने पत्रकार, कवि इत्यादि के कार्य किया। और यह हिंदी साहित्य की अगर युग की बात करें तो शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार के तौर पे, जाने माने साहित्यकार के तौर पे यह उभरे थे। दोस्तों, आप झारखंड सचिवालय हो, झारखंड दरोगा हो, सिपाही, फॉरेस्ट, किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, किसी भी जेएसएससी या जेपीएससी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस सेट, सेक्शनल टेस्ट या भी कोई भी प्रकार के सेट या कोर्सेस या प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज से इनरोल होने के लिए, उनके वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल फॉलो करने के साथ साथ एस फॉर जे स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे आप इस यूजर नेम के माध्यम से SB_सुभाष वर्मा सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ के अपने सवाल का आदान प्रदान हमारे साथ कर सकते हैं। अब आइए हम इम्पॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं लेखक से संबंधित। तो दोस्तों, इनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय राम ब्रिज बेनीपुरी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति के दौरान इन्हें हजारीबाग जेल में रहना पड़ा था। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है झारखंड से संबंधित, इसलिए आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है इन लेखक से संबंधित प्रश्न। 10वीं के बाद इन्होंने 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए और राम ब्रिज बेनीपुरी बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। आइए इनकी हम प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। दोस्तों, उपन्यास की अगर बात करें इनके द्वारा कृत, तो पपीतों के देश में, कैदी की पत्नी, यह इनके प्रख्यात उपन्यास रहे। कहानियों की बात करें या कहानी संग्रह की, तो लाल तारा और चिता के फूल। नाटक की बात करें तो अम्बपाली, सीता की माँ जो कि भान था, गांव के देवता, रामराज, संघमित्रा इत्यादि इनके प्रमुख नाटक हैं। बात करें रेखा चित्रों की, तो माटी की मूर्तें जो कि 1946 में आई थी, गेहूं और गुलाब जो कि 1950 में आया था, संस्मरण के तौर पे जंजीरें और दीवार, यात्रा वृत्तांत के तौर पे इन्होंने लिखा पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले। उसके बाद जीवनियाँ जो इन्होंने लिखी वह थी कार्ल मार्क्स की, जयप्रकाश नारायण, राणा प्रताप इत्यादि की जीवनियाँ इन्होंने लिखी। आइए अब आपको बता देते हैं रेखा चित्र क्या होता है, क्योंकि यह जो आप पाठ पढ़ने वाले हैं बाल गोविंद भगत, यह एक प्रकार का रेखा चित्र है। तो आपको, हालांकि रेखा चित्र से संबंधित एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन आपको समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, रेखा चित्र गद्य साहित्य का आधुनिक विद्या है। इसमें लेखक कम से कम शब्दों में किसी सत्य घटना या वस्तु, व्यक्ति या व्यक्ति का चाल ढाल, स्वभाव कह सकते हैं, या किसी विशेष गुण को शब्दों द्वारा हूबहू चित्रात्मक भाषा में वर्णन करता है। अगर हम प्रमुख रेखा चित्रकारों की बात करें तो उसमें है महादेवी वर्मा,
राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इत्यादि जो है प्रमुख रेखा चित्रकार के तौर पे विख्यात हैं। अब आइए आज का जो हमारा रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत, इससे संबंधित बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के मुख्य पात्र देख लेते हैं। तो इस रेखा चित्र कहानी में है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद का एक लौता बेटा है और बाल गोविंद भगत के एक पुतहू है। यह प्रमुख कैरेक्टर है, साथ ही साथ आप लेखक को भी ले सकते हैं। आइए यह जो रेखा चित्र है, यह जो कहानी के तौर पे आप पढ़ रहे हैं रेखा चित्र, इसका सार संदेश या क्या मकसद है लेखक का लिखने का, आप तक यह क्या संप्रेषित करना चाहते हैं, तो उसको आप देख लीजिए। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र को दर्शाया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाहरी दिखावों से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। नेक्स्ट इन्होंने यह जो दर्शाया है कि यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है, जो कि लेखक ने दर्शाया आपके समझ इस रेखा चित्र के माध्यम से, और इसका सोर्स एनसीईआरटी है, ठीक है, जहाँ से मैंने ये चीज़ें सारे आपके समझ लाया है, ठीक है। कुछ कठिन शब्द आपको इस रेखा चित्र को पढ़ने के दौरान मिलेंगे, जैसे कि मंझोला, इसका मतलब होता है मीडियम साइज, एवरेज साइज का व्यक्ति जो कि ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। कमली, कंबल, कमली मीन्स कंबल, ठीक है। उसके बाद खंजड़ी, ठीक है, खंजड़ी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। यह डफली जैसा एक वाद्य यंत्र है, लेकिन यह डफली जितना नहीं होता है, डफली से थोड़ा आकार में छोटा होता है। कुश एक प्रकार की नुकीली घास का नाम है। और बोदा कम बुद्धि वाला को मतलब दर्शाया गया, जो कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा होता है उसे बोधा कहा गया, जो कि कम बुद्धि वाला एक्सपेक्ट किया जाता है इस संस्मरण में, जिसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। उससे संबंधित कहानी आप पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यह यूज़र नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं आप यूज़र नेम SB_सुभाष वर्मा, इस यूज़र नेम के माध्यम से आप किसी सोशल मीडिया पे हमें ढूंढ सकते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे आपको इस वीडियो में बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र से संबंधित बेसिक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण MCQ भी करा दी जाएंगी। उससे पहले मैं आपको यह बताना जरूरी समझा कि इसी PDF में, यह PDF आपको हर जगह फ्री में अवेलेबल करा दी जाएगी एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह पूरा जो है आपको पाठ आपको मैंने मेंशन कर दिया, ऐड कर दिया ओरिजिनल टेक्स्ट बुक। और इस टेक्स्ट बुक में मैंने पढ़ते हुए पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जामिनेशन में प्रश्न आ सकते हैं। इसको आप सरसरी निगाह से या ध्यानपूर्वक लाइन बाय लाइन खुद से पढ़ लीजिएगा, या आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। उसके बाद इस वीडियो का नोट्स आप लिख लीजिएगा और उसके बाद एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे जाके MCQ या सेट मार लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट या सेक्शनल टेस्ट मार लीजिएगा, चैप्टर वाइज या मिक्स, ठीक है। उससे आपकी तैयारी जो है सशक्त हो जाएगी। और एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड करिएगा तो कंप्लीट कोटा बंडल फॉर JSSC CGL और खाकी वर्दी का जुनून, ये इंपॉर्टेंट कुछ कोर्सेस हैं जो कि आप इससे इनरोल हो सकते हैं अपनी तैयारी को सशक्त करने के लिए। अब आइए आपको दिखाते हैं बाल गोविंद भगत से बनने वाले कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर MCQ के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस ग्राम में हुआ? लेम, बेनीपुर, मायापुर या फिरोजपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनीपुर में इनका जन्म हुआ। अगर हम बात करें जन्म तिथि की तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23 दिसंबर 1899 में इनका जन्म हुआ था। अगर अब बात करें इनकी मृत्यु का तो इनकी जो मृत्यु थी, यह मृत्यु को प्राप्त हो गए 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर 1968 को। यह बेसिक चीज़ आपसे पूछे जा सकती हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है कि बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है? बेनीपुरी संग्रह, बेनीपुरी रचनावली, राम वृक्ष संग्रह या राम वृक्ष रचनावली या राम वृक्ष बेनीपुरी रचनावली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनीपुरी रचनावली से इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी को किस उपनाम से जाना जाता है? बेनीपुरी का शेर, बेनीपुरी का चीता, कलम का सिपाही, कलम का खिलाड़ी, कलम का जादूगर? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कलम के जादूगर उपनाम से इन्हें पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है, इनका उपनाम के तौर पे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि एक लंगोटी और एक कनपटी टोपी वस्त्र धारण करने वाले गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले बाल गोविंद भगत
का कद कैसा था? बौना थे, लंबे थे, मंझले थे या मंझोला थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंझोला कद के थे, न ज़्यादा लंबे थे न ज़्यादा छोटे थे, एवरेज हाइट के थे। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि कबीरपंथी मठ बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूरी पे था? 1 कोस, 4 कोस, 8 कोस या 20 कोस? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कोस की दूरी पे था। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न है, भादों की अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत कौन सा गीत गा रहे थे? जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, लाइन बाय लाइन आप कहानी पढ़ोगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कहानी आप खुद से पढ़िए, प्रैक्टिस स्पोर्ट्स स्टडी फॉर गोल्स के ऐप के माध्यम से करिए। पहला है छोटे छोटे पाल हमर, दूसरा है तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, तीसरा है गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, चौथा है निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए। यह 4 में से कौन सा उसका होगा? तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कहानी में देखने को मिलेगा, इस स्केच में आपको देखने को मिलेगा, इसका जिक्र आपको मिलेगा कि गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। ठीक है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए, बाल गोविंद भगत के एक ही मात्र बेटा था, जो कि बोधा किस्म का था, यानी कि कम बुद्धि वाला था, सुस्त था। बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है और मृत्यु के पश्चात उसके चिता को आग उसकी पुतोहू देती है, और जब उसकी पुतोहू रो रही होती है, उस कहानी में आपको दिखाया जाएगा, तो उस बाल गोविंद भगत उसे रोने को नहीं बल्कि उत्सव मनाने का सलाह देते हैं, जाने वाला तो जाएगा ही। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि हर वर्ष गंगा स्नान जाने वाले, कबीर को साहब मानने वाले बाल गोविंद भगत गर्मियों की शाम में क्या गाते थे? फगुआ, संझा, कजली या लोफाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संझिया गाया करते थे। तो आज का यह वीडियो तो कंप्लीट हो गया। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह बताओ कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, इस सीरीज में बहुत सारी आपको 8, 5, 13 कहानियाँ पढ़नी है। 3 कहानियाँ मैंने पढ़ा दिया इस वीडियो के माध्यम से। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको सारी जो चीज़ें हैं, जो सारे लेक्चर्स हैं आगामी, वह लाइन बाय लाइन में आपको कहानी भी पढ़ा दूं कि इसी प्रकार से नोट्स दे दूं, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करा दूं इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। यह कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हमने क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं रखा है, क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे आपको यही सलाह आपसे हमने मांगी है। ठीक है। बाद बाकी अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आपको हमें प्रमोट करने वास्ते इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उसके माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से साझा करें, अपने दोस्तों से साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अन्य सब्जेक्ट के साथ साथ हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित या झारखंड सचिवालय से संबंधित या आगामी जो भी झारखंड की एग्जामिनेशन है उससे संबंधित अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड करें। अंततः जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।